Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's class. फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन जो है सोशियोलॉजी का वो कर लिया था. पहले मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ एंड आज हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो इसमें आपका नेट का पोर्शन भी कवर हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पोर्शन भी कवर हो रहा है, जो हमारी आज की फिलहाल क्लासेस चलेंगी, जिसमें हम पहले थिंकर्स कवर करने वाले हैं. तो सोशियोलॉजिकल थियरी से हम स्टार्ट करेंगे. पहला जो हमारा यूनिट है, इट कंसिस्ट ऑफ दुर्खेम, वेबर एंड मार्क्स, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस. ठीक. ऑल्दो मैंने +2 लेक्चर बैच जो हमारा था उसमें सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं. दैट इज वाई मैं इस वाले यूनिट सेकंड वाले पोर्शन से स्टार्ट कर रही हूँ. लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनने हमें आज जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस बैचेस में नहीं थे, दे नीड नॉट टू वरी. मैं आपको सारी चीजें जो है वो पढ़ाऊंगी इस वाले बैच में भी. ठीक है. लेकिन स्टार्ट आज हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट एंड फंक्शनलिज्म से करेंगे, जिसमें हमें ये सारे थिंकर्स कवर करने हैं. उसके बाद वील मूव ऑन टू दी अदर पोर्शन ऑफ द सिलेबस. फाइन. तो हम स्टार्ट करेंगे मेलनोस्की से. तो जिन लोगों ने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया उनके लिए मैं बता दूं, इसमें आपको सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा. आप जो भी बैच आपने ज्वाइन किया होगा नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का, एज पर योर सिलेबस. प्लस आपको पीडीएफ जो है वो बैच में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे. फाइन. एंड आपको जो टेस्ट सीरीज है वो इसमें इंक्लूडेड होगी. मेरे बैच की खासियत है कि आई प्रोवाइड पर्सनल मेंटरशिप एट एवरी स्टेप. आपको जहां भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी चीज समझने में दिक्कत होगी, तो यू कैन व्हाट्सएप मी इस नंबर पे. दिस इज माई नंबर. अगर कोई नेसेसरी चीज होगी तो ही आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी. यू कैन ज्वाइन दोज ग्रुप्स ऑल्सो. वहां पे मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ. बीच में वी ऑल्सो पोस्ट सम क्विजेस एंड क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम. ठीक है. तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म के थिंकर से. तो फर्स्ट थिंकर दैट वी हैव टू कवर हियर टुडे इज मेलिनोस्की. ठीक है. तो मेलिनोस्की पढ़ाने से पहले हम देखते हैं थोड़ा बहुत फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में. फंक्शनलिस्ट क्या कहते थे? फंक्शनलिस्ट कहते थे सोसाइटी का जो हर पार्ट है वो फंक्शनल होता है फॉर द सोसाइटी एज ए होल एंड हेल्प करता है सोसाइटी को सरवाइव करने में. लाइक दे वुड से, दुर्खेम जो है उसकी एग्जांपल लेंगे अगर, ही यूज टू से इवन क्राइम इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी. क्योंकि मतलब लिटिल बिट ऑफ क्राइम इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी, क्योंकि जब कोई क्राइम करता है उसको पनिशमेंट मिलती है, तो ये बाकियों को भी समझ में आता है हमें क्या चीजें नहीं करनी है. मतलब हमें वी डोंट हैव टू बिकम अ क्रिमिनल और अदरवाइज वील गेट पनिश्ड. तो इन अ वे अ लिटिल बिट ऑफ डिविएंस जो है दैट इज ऑल्सो फंक्शनल फॉर सोसाइटी. तो ये फंक्शनलिज्म का बेसिक थॉट है. वो कहते हैं हर पार्ट जो है सोसाइटी का वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है फॉर द सोसाइटी एज ए होल. उसका कुछ काम है, कुछ रोल है सोसाइटी में. तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. ठीक है. इसने ब्रॉडर बातें आपको बताई हैं फंक्शनलिज्म ने, कैसे सोसाइटी का हर पार्ट जो है वो फंक्शनल है, इट सर्व सम पर्पस. ठीक है. फिर इसी के अंडर हमारा आता है, फंक्शनलिस्ट के अंडर ही बेसिकली एक स्पेसिफिक स्ट्रैंड बन गया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. जो हम यहाँ पे मेलिनोस्की पढ़ने वाले हैं, मेलिनोस्की जो है ही वॉज अ प्योर फंक्शनलिस्ट. तो उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की नहीं, लेकिन फंक्शनलिज्म, प्योर फंक्शनलिज्म की बात की. एंड बाद में उसमें कुछ चीजें मॉडिफाई एंड एड ऑन करने के बाद जो ब्राउन है उन्होंने वो जो है वो बने हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के पायनियर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट. तो ब्राउन को हम बुलाते हैं, ए आर ब्राउन को, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट. एंड हमारे जो मेलिनोस्की हैं वो थे फंक्शनलिस्ट. ठीक है. तो अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या होता है? ये बोलता है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी पे ध्यान देता है कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड कैसे हर पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कनेक्टेड है एंड इस तरीके से कनेक्टेड है कि सोसाइटी एज ए होल सरवाइव कर रही है. फॉर एग्जाम्पल रिलीजन की बात करें, अगर कोई फंक्शनलिस्ट जो है वो रिलीजन के बारे में स्टडी करे, तो उस वो रिलीजन को कैसे स्टडी करेगा, कैसे देखेगा, उसका क्या व्यू होगा रिलीजन को लेके? एक फंक्शनलिस्ट का व्यू, वो देखेगा रिलीजन कैसे सर्व कर रही है, पर्पस, लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है, जिससे एज ए सोसाइटी एज ए होल के लिए कुछ काम हो रहा है. ठीक है. तो रिलीजन क्या कर रहा है? वो इंडिविजुअल लोगों की नीड्स को पूरी करता है, इमोशनल नीड्स को पूरी करता है. वो लोगों के अंदर सॉलिडारिटी लेके आ रहा है.
ठीक है, ये फंक्शनलिस्ट जो है रिलीजन को इस तरीके से देखेगा। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या देखेगा? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट देखेगा रिलीजन का स्ट्रक्चर। रिलीजन में क्या क्या है? रिलीजन में चर्च है, बुक्स है, रिलीजियस बुक्स हैं, प्रीस्ट है, कैसे ये तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। चर्च, बुक एंड ऐसा तो नहीं है ना कि चर्च आपको कुछ और चीज बताएगी, जो बुक होगी वो कोई और चीज बताएगी, चर्च, टेम्पल, मॉस्क कुछ भी, एंड जो प्रीस्ट है वो कुछ और चीजें बताएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये तीनों जो है ये आपस में एक कनेक्शन के साथ काम करेंगे। चर्च सिंक्रोनाइज करेगा बुक के साथ, बुक सिंक्रोनाइज करेगी प्रीस्ट के साथ, एंड इस तरीके से काम करेंगे कि जो रिलीजन एज अ होल है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड यही अगर हम बड़े लेवल पे एनालाइज करें, रिलीजन, आपका लॉ, आपकी फैमिली, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है अलग अलग सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस है, ये मिलके एक स्ट्रक्चर, एक इंटरकनेक्टेड वे में काम करेंगे जिससे सोसाइटी एज अ होल स्टेबलाइज होगी। ये होगा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का व्यू जब वो रिलीजन को देखेंगे। एंड फंक्शनलिज्म क्या बोलेंगे? रिलीजन क्या फंक्शन सर्व कर रहा है सोसाइटी के लिए, वो इंडिविजुअल्स की नीड्स को पूरी कर रहा है, सॉलिडारिटी प्रोवाइड कर रहा है, यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, या और एक एग्जांपल भी ले, अगर एजुकेशन की बात हम करते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। एजुकेशन की बात हम करते हैं, अगर एक फंक्शनलिस्ट एजुकेशन के बारे में स्टडी करेगा, ठीक है, तो वो कैसे देखेगा एजुकेशन को, कि एजुकेशन क्या पर्पस सर्व कर रहा है। एजुकेशन बच्चों की सोशलाइजेशन करता है, एजुकेशन हमें एडल्ट रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, एंड अगर एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो है वो एजुकेशन को स्टडी कर रहा है, उसका क्या पर्सपेक्टिव होगा एजुकेशन को देखने का, वो कैसे एनालाइज करेगा? वो देखेगा स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या आएंगे? सबसे पहले आपके टीचर्स आएंगे, आपका करिकुलम आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, एंड स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट ऑब्जर्व करेगा ये जो है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर है, ये कैसे एक साथ काम करते हैं, एंड दे मीट द नीड्स ऑफ दिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल वर्कफोर्स। ठीक है, तो ये कैसे इंटरकनेक्टेड रह के काम कर रहे हैं जिससे आपका एजुकेशन सर्वाइव कर रहा है। एंड फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, ये देखेंगे एजुकेशन कैसे क्या क्या जरूरतें सोसाइटी की पूरी कर रहा है, सोशलाइज कर रहा है, एडल्ट रोल्स जो है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, हमारा विजन जो है वो ब्रॉडन कर रहा है। अब आप समझ रहे हो, फंक्शनलिस्ट जो है वो जनरल रोल्स बताता है, वो एक जनरल टर्म है। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एक स्पेसिफिक टर्म है, वो चीज का स्ट्रक्चर देखता है कैसे ये इंटरकनेक्टेड है बाकी चीजों के साथ, एंड हेल्प कर रहा है सोसाइटी को स्टेबलाइज करने में एंड सर्वाइव करने में। फाइन, अगर हम और एक डिफरेंस इनकी देखें, जो मेलनोस्की का तरीका था, मेलनोस्की क्या बोलता था, जो फंक्शनलिस्ट है वो इंडिविजुअल चीजों को देखता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे चीजें नोट करता है। ठीक है, एंड रैडक्लिफ ब्राउन है, वो कहता था कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है वो सोसाइटी को स्ट्रक्चरल लेवल पे एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा इंडिविजुअल को कैसे सोशलाइज किया जाएगा, एडल्ट रोल्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, दैट वुड बी जो मेलनोस्की ने कहा फंक्शनलिज्म है। एंड रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा ये स्ट्रक्चर को एनालाइज करेगा, स्ट्रक्चर के पार्ट्स कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे हमने यहाँ पे एजुकेशन, रिलीजन वगैरह की एग्जाम्पल ली। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ये मैंने +2 वाले बैच में भी आपको पढ़ाया था, यहाँ पे आई रिपीटेड एवरीथिंग। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है, स्ट्रक्चरलिज्म हम यूजुअली किसके जोड़ते हैं, लेवी स्ट्रॉस के साथ, ये हमें अलग से भी पढ़ना है। स्ट्रक्चरलिज्म इज नथिंग बट ये कहता है जो डीपर हिडन मीनिंग्स होते हैं उनको अनकवर करना, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, हिडन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हो, लैंग्वेज का जो ग्रामर है दैट इज द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, उसको स्टडी करो, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, वो हम स्ट्रॉस में दोबारा से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो टुडे वील स्टार्ट विद ब्राउनिस लॉ, मेलिनोस्की। देखते हैं, अब हम वही वही चीजें पढ़ेंगे जिन जिन एरियाज में से एग्जाम में इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मेलिनोस्की वील स्टार्ट टुडे, आज हमारा मेलिनोस्की फिनिश हो जाएगा, देन वील डू दी AR ब्राउन एंड ऑल। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। मेलिनोस्की, ये बैकग्राउंड, हिज फुल नेम इज ब्राउनिस्लॉ कास्पर मेलिनोस्की, फाउंडिंग फंक्शनिस्ट स्कूल इन द ब्रिटिश
social anthropology. He was basically a anthropologist. He was a Polish anthropologist. That means he belonged to which place? Poland. लेकिन फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक, ये इसकी बुक्स का नाम है, ये आगे और रिपीट होने वाली है। मेजर इन्होंने फील्ड साइट टॉरब्रेंड आइलैंड में की थी एंड हिज मेंटर वाज सीजी सेलिगमैन। अब मेलनॉस्की में आप याद रखोगे पहला कि ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो इनको बोला जाता था, ही वॉज अ वेरी गुड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इन्होंने ब्रेक थ्रू किया सोशोलॉजिकल स्टडीज में। कैसे? इन्होंने पायनियर किया फील्ड स्टडीज को। ही फोकस्ड ऑन फील्ड स्टडीज। इन्होंने कहा डोंट बी एन आर्म चेयर स्कॉलर। आर्म चेयर स्कॉलर क्या होता है कि मैं अगर एक स्कॉलर हूँ, सोशोलॉजिस्ट हूँ, मैं यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया की किसी ट्राइब पे अपनी टिप्पणियां दे रही हूँ, देन आई विल बी एन आर्म चेयर स्कॉलर। मैं वहां गई नहीं, वहां रही नहीं, उनको मैंने लाइव देखा नहीं। यहाँ बैठ के मैं बुक्स पे किसी के बेसिस पे, लिटरेचर के बेसिस पे उन पे अपनी जो है थियरीज वो बना रही हूँ, तो आई विल बी एन आर्म चेयर स्कॉलर। इन्होंने कहा फील्ड स्टडी जाके करो। इनफैक्ट जिनसे ही इंस्पायर्ड थे, जिन टीचर से, वो भी उतनी उस लेवल की फील्ड स्टडी नहीं करते थे जिस लेवल की ये करते थे। ही वेंट टू टॉरब्रेंड आइलैंड। जब वो वहां गए स्टडी करने के लिए तो इनको काफी दिक्कतें हुई वहां पे, ठीक है। दिक्कतें क्यों हुई? क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज नहीं समझते थे, वो इनकी लैंग्वेज नहीं समझते थे। लेकिन ही डिड नॉट गिव अप। इन्होंने क्या किया, क्योंकि वो ये काफी स्कॉलरली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इनके मदर फादर काफी सारे एजुकेटेड, एकेडमिकली काफी एजुकेटेड थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ही टुक इट एज अ चैलेंज एंड इन्होंने उनकी लैंग्वेज पहले सीखी, टॉरब्रेंड आइलैंडर्स की लैंग्वेज सीखी, एंड इनको काफी और लैंग्वेजेस भी आती थी, उनकी लैंग्वेज भी सीखी, फिर उनके साथ रहे इतने सालों तक, फिर उसको उनको स्टडी किया, ठीक है, उसके बाद अपनी थियरीज दी। तो इनको इसीलिए क्या बोला जाता है, इन्होंने प्रमोट एडवोकेट किया किसको? फील्ड स्टडीज को। अब ये थोड़ा सा इनके बारे में था। अब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लो इनका। अब जो टाइम मेलनॉस्की के पहले का था, सोशियोलॉजी में वो कौन डोमिनेट करता था? वो दैट वाज मेजरली डोमिनेटेड 19th सेंचुरी में बाय एवोल्यूशनिस्ट एंड 20th सेंचुरी में बाय डिफ्यूजनिस्ट, ठीक है। एवोल्यूशनिस्ट जैसे टाइलर मॉर्गन वगैरह, ये क्या बोलते थे? सोसाइटी इवॉल्व होती है। दे थियराइज प्रोग्रेस विदाउट फील्ड वर्क। इन्होंने ऐसा नहीं कोई फील्ड वर्क जाके किया था। ऑब्वियसली जब ये इवॉल्व कर रहे हैं सोसाइटी को, तो पुरानी सोसाइटीज लेके आ रहे हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड ये कहते हैं कि वो इवॉल्व होकर मॉडर्न सोसाइटीज में कन्वर्ट हो रही है। तो वहां कोई फील्ड वर्क नहीं हो सकता ना, पास्ट में जाके आप फील्ड वर्क कैसे करोगे? तो एवोल्यूशनिस्ट क्या कहते थे? पहले सिंपल सोसाइटी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो है हमारी इवॉल्व हो गई, एंड अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग नाम दिए थे, ठीक है। जैसे मॉर्गन ने क्या दिया था? सेवेजरी, बारबेरियन इंडस्ट्रियलिज्म। वैसे अलग अलग इन्होंने हमें अलग अलग तरीके बताए थे सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रही है। एंड अर्ली 20th सेंचुरी में राइज ऑफ डिफ्यूजनिस्ट जो है, स्पेशली स्मिथ एंड पेरी, ये उनका क्या मानना था? सोसाइटी जो कल्चर है ये डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज मतलब कोई एक इसका सोर्स है कल्चर का, एंड वहां से पूरी दुनिया में फैला है। एंड ये जो स्मिथ एंड पेरी है, इनका क्या बोलना था? ये जो सोर्स था ये क्या था? ये इजिप्ट था। तो जितने सारे कल्चर्स डिफ्यूज होके अलग अलग दुनिया के कोनों में पहुंचे हैं, वो इजिप्ट से ही पहुंचे हैं, ये इनका कहना था, ठीक। एंड इसके सख्त खिलाफ कौन थे? मेलनॉस्की थे। मेलनॉस्की, जो बर्थ ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन ब्रिटेन है, दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू मेलनॉस्की। ही लीड्स फंक्शनलिस्ट रेवोल्यूशन एम्फेसाइजिंग फील्ड वर्क एंड एम्पेरिकल डेटा, ठीक है। फील्ड वर्क, एम्पेरिकल डेटा की जाके ऑब्जर्व करो चीजें, देन कलेक्ट द डेटा एंड देन फॉर्म योर थियरीज। तो ये जो मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ फॉर दी न्यू कमर्स, जो जिन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, ये वही पीडीएफ है जो मैं आपको देने वाली हूँ। काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड पीडीएफ रहेंगे ये पूरे सिलेबस के, जिसमें सब कुछ कवर कराया जाएगा। ना व्हाई आई टेक देम एज द बुक एंड टीच यू, क्योंकि जब आप आपके जो वीडियो लेक्चर्स आप देखते हो एंड जो बुक्स आप जो मेरे नोट्स पढ़ते हो या जो भी नोट्स पढ़ते हो, दे शुड बी सिंक। ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपको कुछ और बोलूं फिर नोट्स में कोई ऐसा वर्ड हो जो मैंने क्लास में नहीं बोला हो, तो ऐसे दिक्कत हो जाती है। ऑल दो कोई टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको डायरेक्टली बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, लेकिन मेजोरिटी हमारा जो क्लासेस होती है वो ऐसे ही रहती हैं, ठीक। Both the founders of the British functional approach, Radcliffe Brown and Malinowski, were vehemently critical of the 19th century evolutionism. Radcliffe Brown ने कहा था it was based on conjectural history. That means conjecture क्या होता है? वो guess पे based होता था सारा, वो guesses ही करते थे। जब पुरानी ऐसी सोसाइटी होगी, ये ऐसी है, आने वाली ऐसी होगी,
फाइन, एंड इट वॉज सीडियो हिस्टोरिकल दस डिवॉइड ऑफ साइंटिफिक वैल्यू। मेलनोस्की ने कहा क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म जो था वॉज अ लिम्बो ऑफ कंजेक्चर रिकंस्ट्रक्शंस के, जो पुराने जो गेस है उनको ही रिकंस्ट्रक्ट किया गया था एंड नथिंग उसमें कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं था। फाइन, तो कभी कभी क्या होता है कीवर्ड से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लिम्बो ऑफ कंजेक्चुरल रिकंस्ट्रक्शंस, हु सेड दिस, मेलनोस्की ने कहा, कंजेक्चुरल हिस्ट्री किसने कहा है, रैडक्लिफ ब्राउन ने। तो दिस ऑल्सो यू शुड नो। अब मेथोडोलॉजिकल रेवोल्यूशन क्यों इन्होंने लेके आए, क्योंकि ये उस टाइम के थे जब मेजरली सोशियोलॉजी वाज डोमिनेटेड बाय आर्मचेयर स्कॉलर्स एंड ही सेड नो वी हैव टू प्रमोट फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क ट्रेडिशन जो है उन्होंने स्टार्ट किया। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड जो है कॉन्सेप्ट ही यूज, दैट इज जहाँ पे आप जाते हो उनके साथ रहते हो जिसको आप स्टडी करने वाले हो। ऑल्दो जब मेथोडोलॉजी में फिर इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वगैरह के, बट बेसिक इसका यही है कि यू आर गोइंग इन दैट ट्राइब, यू आर लिविंग विद देम एंड यू आर स्टडीइंग देम। Researcher lives among people, learns their language and observes daily life. एथनोग्राफिक मोनोग्राफ जो है वो ये इन्होंने यूज किया था, दैट इज डिटेल्ड फर्स्ट हैंड बुक ऑन वन सोसाइटी। ऐसा नहीं है अलग अलग सोसाइटी का कुछ भी लिख दिया, एक सोसाइटी को इन डेप्थ फर्स्ट हैंड बुक जो है वो बनाई, दैट मीन जो जाके आप फर्स्ट हैंड रिपोर्ट खुद से ऑब्जर्व करके लिखो, ऐसा नहीं है किसी और की लिखी हुई किताब जो है वो पढ़ो। एंड आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक जो है वो इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने कुल्ला एक्सचेंज के बारे में लिखा था। कुल्ला एक्सचेंज इज अगेन रिलेटेड टू टॉलरेंट आइलैंडर्स। यहाँ पे दो चार लाइनें और लिख दो उसके बारे में, टॉलरेंट आइलैंडर्स। तो क्या होता है बेसिकली कुल्ला एक्सचेंज, ये जो लोग इस आइलैंड में रहते हैं वो एक तरीका होता है डिस्प्ले करने का उनका लव, रेस्पेक्ट, ऑनर, कुल्ला एक्सचेंज सेरेमनी। अब होता क्या है इस कुल्ला एक्सचेंज में, इसमें लोग एक्सचेंज करते हैं, जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल होती है। पीपल दे पार्टिसिपेट इन दिस, दे एक्सचेंज नेकलेसेस, शेल नेकलेसेस, जो वो नाव में जाके पानी में जाके वो निकाल के लेके आते हैं, वो नेकलेसेस, वो शेल नेकलेसेस, शेल नेकलेसेस एंड आर्म बैंड्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखना है, शेल नेकलेसेस को क्या बोला जाता है इनकी लैंग्वेज में, सोलावा, SOULAVA। आई थिंक आई नॉट रिटन इट इन द नोट्स, तो राइट इट इन योर ओन नोट्स, ठीक है। देखो, ऑल्दो आई प्रोवाइड PDF ऑफ एवरीथिंग दैट आई टीच, बट आई स्टिल सजेस्ट, ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स मेक योर ओन शॉर्ट हैंड नोट्स, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं अपने, दे कम इन हैंडी रिविजन के टाइम पे एंड उनसे आपके क्विक रिविजन हो जाते हैं। एंड जो आर्म बैंड्स है देवर कॉल्ड मवाली। इसमें क्या होता है, वो ऐसे सर्कल में बैठते हैं, दे पास इट ऑन, एक चीज इसको दी, इसको दी, इसको दी, ऐसे करके वो एक्सचेंज करते हैं, मतलब दे डोंट होल्ड इट फॉर एवर, दे टेक वन थिंग एंड रिसीव, दे गिव, टेक वन थिंग एंड गिव अनदर थिंग, ठीक है। तो एथनोग्राफिक टेक्निक्स इनकी कौन कौन सी थी, स्टेटिस्टिकल डॉक्यूमेंटेशन करते थे, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेली लाइफ एंड कलेक्शन ऑफ नेटिव्स स्टेटमेंट्स, फोकलोर एंड मैजिक फॉर्मूले, ठीक है। एंड इनफैक्ट मुझे यहाँ पर उनकी बात याद आई, फोकलोर वगैरह से उनका रिश्ता भी ट्रेडिशनल इससे था, क्योंकि जब वो छोटे थे ना उनको एक बीमारी हो गई थी, तो ही वॉज वेरी इल एंड उनको बोला गया था कि आप जाके किसी गाँव में जाके रहो जहाँ पे फ्रेश एयर वगैरह हो। तो वो ट्रेडिशनल फोकलोर से वहां से उनकी अटैचमेंट थी, वो काफी सालों तक फिर एक गाँव में जाके रहे थे। तो दैट इज वाई ही वॉज रिलेटेड टू दिस पीजेंट्री एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फोक्स एंड ट्रेडिशन, ठीक है। गोल क्या था, टू स्टडी कल्चर एज फंक्शनिंग होल बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस नॉट स्पेक्यूलेशन, ठीक है। फंक्शनिंग होल दैट मीन्स कैसे एक पार्ट का क्या फंक्शन होता है फॉर द सोसाइटी एज अ होल, जैसे मैंने आपको रिलीजन की एग्जांपल बताई। इनके केस में याद रखना ही वॉज अ प्योर फंक्शनलिस्ट, ठीक है। इनकी फंक्शनलिज्म को साइकोलॉजिकल एंड इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म भी बोला जाता है, वो मैंने आगे कहीं पे लिखा होगा। तो डेफिनेशन कल्चर की ये इनकी है, इन्होंने कहा था कल्चर इज अ हैंडीवर्क ऑफ मैन, इट कंप्राइजेस इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज। नेचर इन्होंने कहा था इट इज अ वास्ट apparatus, पार्टली मटीरियल, पार्टली ह्यूमन, पार्टली स्पिरिचुअल, थ्रू मैन, थ्रू विच मैन सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, लाइफ्स प्रॉब्लम। तो ये एक जेनेरिक सी बात है जो इन्होंने नेचर कल्चर वगैरह के बारे में बताई थी, नेचर के नहीं सॉरी कल्चर के बारे में बताई थी। थ्री कंपोनेंट्स जो है कल्चर के वो क्या है, मटेरियल कल्चर, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बिलीव्स एंड चार्टर्स, ठीक है। तो इन्होंने मटेरियल कल्चर के बारे में भी बात की थी, इन्होंने कस्टम्स, नॉन मटेरियल वो चीजों के बारे में बात की थी, बिलीव्स, वैल्यूज, इनके बारे में बात की थी। तो इन्होंने क्या कहा था, कल्चर जो है उसके तीन कंपोनेंट्स है।
तो कल्चर वर्सेस सोसाइटी ने कहा था नियरली दोनों चीजें आइडेंटिकल हैं। कल्चर जो है इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ। की फीचर्स फंक्शनल इंटीग्रेशन, ऑल पार्ट्स इंटररिलेटेड एंड वर्क टुगेदर, जो इनका फंक्शनलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है। टाइलर के साथ अगर इनको कंपेयर करो, टाइलर ने कहा था कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल एंड मेलनोस्की ने कहा था इट इज अ फंक्शनिंग होल। ठीक है, कि एक पार्ट जो है उसका पूरी सोसाइटी के लिए कोई फंक्शन होता है। फिर फंक्शनलिज्म की इनकी कोर थ्योरी देखो, एवरी कस्टम बिलीफ इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स अ फंक्शन दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स एंड मेंटेन्स द होल कल्चर। हाउ एंड व्हाई इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट एंड हाउ दे सर्व इंडिविजुअल्स, ये इनका फोकस था। इनके टाइप ऑफ फंक्शनलिज्म को हम साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म एंड इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म भी बोला जाता है, भी बोलते हैं, बिकॉज ही सेंटर्ड ऑन द इंडिविजुअल नीड्स रादर देन द सोशल स्ट्रक्चर, जो बाद में किन्होंने किया, रैडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, इनका फेमस कोट है, कल्चर मस्ट बी स्टडीड इन इट्स ओन राइट एज अ सेल्फ कंटेन्ड रियलिटी। की बुक है इनकी आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जो एक्सप्लेन करती है कुल्ला एक्सचेंज एज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम। आगे देख लो, इन्होंने थियरी ऑफ नीड्स भी दी थी। थियरी ऑफ नीड्स में इन्होंने क्या कहा था, बेसिकली इन्होंने कहा था इंसान जो है वो अपनी नीड्स क्रिएट करता है, वो अपने लिए, सॉरी नीड्स नहीं, वो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है क्योंकि ये उसकी जरूरतें पूरी करती हैं। तो एवरी पार्ट ऑफ कल्चर जो है इट एग्जिस्ट्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मतलब हर पार्ट ऑफ कल्चर जो है ये एग्जिस्ट करता है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। और इंसान ये इंस्टीट्यूशन इसीलिए ही क्रिएट करता है क्योंकि वो उसको हेल्प करते हैं जिंदा रहने में, टू लिव, सरवाइव एंड फील हैप्पी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई नियाज रखते हैं, ठीक है, हाउस वार्मिंग पार्टी रखी जिसको हम नियाज बोलते हैं, ऑल दैट, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, वो हमें खुश करता है, वो एक सॉलिडारिटी, एक यूनिटी बढ़ा रहा है, हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है। ठीक है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पे प्रेयर्स पढ़ी जाती है, चैंटिंग होती है, चाहे कोई भी रिलीजन हो। ठीक है, तो उन वो सारी चीजें इंसानों ने क्रिएट की है क्योंकि ये आपकी आपकी जरूरत है, ये आपके फेयर को कम कर देता है, ये आपको हेल्प करता है कोप अप करने के लिए, इट इज अ कोपिंग मैकेनिज्म। ये आपको कोप अप करवाता है जो भी आपने लॉस किया होता है, लॉस लाइफ में हुआ होता है, उसको बेयर करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी फंक्शंस अगर फेस्टिवल्स होते हैं वो एक इंसान के क्रिएट किए होते हैं ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो, सॉलिडारिटी वाली, लिविंग वाली, सर्वाइवल वाली, हैप्पी रहने वाली। तो दैट वाज द थियरी ऑफ नीड्स गिवन बाय मेलनोस्की। उन्होंने कहा था तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स, डिराइव्ड नीड्स एंड इंटीग्रेटिव नीड्स। बेसिक नीड्स होती है हमारी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप सर्वाइवल, लाइक मेटिंग जो है दैट इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। उसके लिए डिराइव्ड नीड्स कहाँ से आती हैं, मेटिंग की डिराइव्ड नीड क्या होगी, इंसान शादी करता है, ठीक है, या फूड खाना इंसान के लिए, ईटिंग इज अ बेसिक नीड। उस बेसिक नीड से क्या डिराइव होता है, हमारा फूड कल्चर डिराइव होता है, हम अलग अलग क्यूजीन्स जो है वो ट्राई करते हैं, दैट इज द डिराइव्ड नीड। ठीक, तो ये या इंसान जो है, रेगुलेशन इज अ बेसिक नीड, कि ऐसा नहीं है खुले छोड़ दो इंसान को, उसको रेगुलेट किया जाता है, तो वहां से डिराइव नीड हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, हमारा लॉ है, कंट्रोल है, सोशल है, लॉ एंड सोशल कंट्रोल है, दैट मीन सोसाइटी भी कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, एंड बाय लॉ भी हमें कंट्रोल किया जाता है। तो दीज आर योर बेसिक एंड डिराइव नीड्स। वैसे होते हैं इंटीग्रेटिव नीड्स। इंटीग्रेटिव नीड्स होती है वो सिंबल्स एंड वैल्यूज जो क्या करती हैं, जो हमें जो सोसाइटी को यूनाइट करती है, लाइक इंडियन फ्लैग। ठीक है, तो इंडियन फ्लैग एक, अगर आप कहीं पे भी देखो, दुनिया के किसी भी कोने में देखो, इंडियन फ्लैग है किसी के पास, तो आपके अंदर वैसे ही वो उसको देख के वो यूनिटी वाली फीलिंग, एक वो जिसको आओ बोला जाता है, AWE, वो प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग जागती है वो सिंबल्स को देख के। और अगर आप उस इंसान को नहीं भी जानते हो, यू विल गो टू दैट पर्सन एंड टॉक टू हिम। अगर उसके हाथ में, आप फॉरेन कंट्री में किसी के हाथ में इंडिया का झंडा देखोगे तो आपके अंदर वो फीलिंग आ जाएगी, तो दैट इज इंटीग्रेटिव नीड। ठीक है, तो कल्चर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स, लेकिन ये इवॉल्व होता है सेटिस्फाई करने के लिए सोशल एंड सिंबॉलिक नीड्स टू। कल्चर इवॉल्व होता है बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स से ही, लाइक खाना खाना जो है ये एक बेसिक बायोलॉजिकल नीड है। ठीक है, वहां से स्टार्ट हो गया कल्चर। लेकिन आपकी सोशल नीड्स है, सिंबॉलिक नीड, लाइक फंक्शंस, फेस्टिवल्स, वहां पे अपना खाना जो है वो
बनाना, तो दैट इज अ सिंबल ऑफ लव। तो वो एक सिंबॉलिक नीड भी पूरी हो रही है। तो इसका मतलब होता है कल्चर जो है ये बेसिक बायोलॉजिकल नीड से ओरिजिनेट हो गया, लेकिन बाद में सोशल सिंबॉलिक नीड्स को भी पूरा करता है। ठीक, तो आगे देखो, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, मीनिंग ऑफ फंक्शन, द यूज एंड रोल ऑफ एनी कस्टम और इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाइंग नीड्स, ये मैंने आपको बताया। टू शो एवरी एस्पेक्ट ऑफ कल्चर इंटरकनेक्टेड, इनकी जो अप्रोच थी दैट वाज एम्पेरिकल, इंडक्टिव, फील्ड वर्क एंड नॉट स्पेकुलेटिव। ठीक है, इंडक्टिव क्या होता है, एम्पेरिकल दैट मीन्स ये फैक्ट्स जाके पहले ऑब्जर्व करते थे एंड वहां से अपनी थियोरी निकालते थे। दैट इज इंडक्टिव, कि पहले आपने अलग अलग छोटा डेटा देखा, फैक्ट्स देखे, वहां से थियोरी बनाई। अगर उल्टा करोगे कि आपने ऑलरेडी कोई इस्टेब्लिश थियोरी है किसी साइंटिस्ट की, वो पढ़ ली, वहां से अपने कंक्लूजन ड्रॉ किए, उसको हम बोलेंगे डिडक्टिव। ठीक है, तो विच अप्रोच डिड ही फॉलो, इंडक्टिव। ठीक, एंड डेवलप्ड मिडिल रेंज कॉन्सेप्ट्स, नीदर टू एब्स्ट्रैक्ट नॉट टू डिस्क्रिप्टिव। सॉरी, इसका क्या मतलब हुआ कि बिल्कुल स्पेसिफिक भी नहीं रहो और ज्यादा जेनेरिक बातें भी नहीं करो, एक मिडिल ग्राउंड पे आओ। इनका क्रिटिसिज्म दिया था इवेंस प्रिचर्ड ने, जिन्होंने कहा फंक्शनलिज्म वॉज मोर अ डिस्क्रिप्टिव डिवाइस देन अ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो इनके की कॉन्ट्रीब्यूशन, ये वही सारी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखी है ताकि आप रिवाइज कर पाओ इजीली। एंड दीज आर द मेजर वर्क्स जो आपको याद करनी होंगी: आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न स्पेसिफिक, myths in primitive psychology, crime and custom in savage society, sex and repression in savage society, a scientific theory of culture. This is very important, ये कई बार नेट में आ चुका है ये, एंड आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, एंड ये सारे जो है ये आपको यहाँ से देखने होंगे। बाद में ये इनका और रैडक्लिफ ब्राउन का एक ये है कंपैरिजन है, लेकिन जब हम ब्राउन पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक, तो ठीक देखो, इवेंस प्रिचर्ड ने कहा फंक्शनलिज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। रैडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा, मेलनोस्की फोकस टू मच ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड इग्नोर दी सोशल स्ट्रक्चर, जो बाद में रैडक्लिफ ब्राउन ने किया, एंड ही गेव दी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थियरीज। लेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या कहा, कि इन्होंने ज्यादा फोकस किया हार्मनी एंड स्टेबिलिटी पे, एंड दे निग्लेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। तो मेलनोस्की ने एक तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये कही, प्लस उन्होंने साइंस, रिलीजन, साइंस एंड मैजिक, उस पर भी काम किया। तो वो हम अलग अलग टॉपिक्स जो है वहां पे बार बार इनका जिक्र होगा, और हम और भी चीजें जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक जगह जितने सारे कॉन्सेप्ट हम इनके पढ़ने थे वो मैंने आपको बता दिए। तो नेक्स्ट में हम क्या स्टार्ट करेंगे, रैडक्लिफ ब्राउन। तो मेरे बैच को अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप जो भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, चाहे वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का है, नेट का है, या आई ऑल्सो टीच यूपीएससी सोशोलॉजी, यूपीएससी के बैचेस जो है उनकी लिंक भी मिल जाएगी। So till the time you get a new video, bye, take care, have a great day.